जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योति पर। हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी का हिस्ट्री, जिसमें हम इससे पहले का चैप्टर 7 चैप्टर तक देख चुके हैं। आज है 8वां चैप्टर और इस चैप्टर का नाम है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। आइए देखते हैं इसमें क्या सब है। हाँ, यदि दोस्तों आप सभी को यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा थोड़ा। आइए शुरू करते हैं। रोशन के रुपये, एक छोटी सी कहानी यहाँ पे दिया हुआ है। कहते हैं जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से करक नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया कैसेट खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए करक नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे, मतलब शेर का चित्र बना हुआ था। उसने सोचा आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। बच्चे के मन में आया कि आखिर यहाँ पे शेर का चित्र क्यों बनाया हुआ है। आगे एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, बहुत बड़े राज्य था, इसलिए उसको क्या कहते हैं, साम्राज्य कहते हैं। ये अशोक स्तंभ है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उसका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। सारनाथ के बारे में पिछले अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये जो अशोक स्तंभ था ये कहाँ से मिला है, सारनाथ से मिला है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों पर में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक के राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या उसी का नाम है कौटिल्य, या इसी का एक और नाम है जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। तो क्वेश्चन बनता है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने लिखे थे। वो किनके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन थे, क्योंकि उन्हीं की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। आइए आगे देखते हैं। वंश के बारे में यहाँ दिया गया है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनता है तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र कौन हुए, अशोक हुए। आगे देखिए। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए काला बिंदु से पाटलिपुत्रा को दिखाया गया है। एक यहाँ पे उज्जैन है और एक यहाँ पे
तक्षशिला है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ कहाँ था? तो पाटलिपुत्र में था, उज्जैन में था और तक्षशिला में था। तक्षशिला उत्तर पश्चिमी और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। यहाँ पे है तक्षशिला। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। यहाँ पे उज्जैन, और ये उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से जोड़ने वाले रास्ते में आता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। तो नगर में ये सब लोग रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। मध्य भारत का जो मध्य हिस्सा था ज़्यादातर जंगल से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे, अलग अलग भाषा भी बोलते थे और अलग अलग प्रकार के भोजन भी करते थे। और वहाँ के लोगों का पोशाक भी क्या था? एक दूसरे से भिन्न था। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाएं की जरूरत होती है। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी की जरूरत होती है। साम्राज्य में कर वसूलने वाले अधिकारी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। साम्राज्य का प्रशासन, वहाँ का शासन व्यवस्था कैसा था? प्रशासनिक व्यवस्था। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। जैसे 3 क्षेत्र था, उज्जैन था, पाटलिपुत्रा था और तक्षशिला था। ये तो राजधानी ही था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। तो राजा जो था अधिकारी की सहायता से वहाँ के लोगों से क्या करते थे? टैक्स वसूला करते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। मतलब अधिकारी तो रख ही देते थे टैक्स वसूलने के लिए, साथ ही राजा जो है तो कुछ लोगों को गुप्त रूप से भेजता था वहाँ का जायजा लेने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे, पर इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। राजकुमार मतलब राजा का जो पुत्र हुआ करता था उसको राजकुमार कहते हैं। उसको क्या बना दिया जाता था? गवर्नर बना दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि अर्थशास्त्र वही पुस्तक जिसको
कौटिल्य ने लिखा था। उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। टैक्स तो नियमित रूप से वसूला जाता था, लेकिन जो लोग कभी काल जो भी खुशी होता जिससे उससे जितना संभव हो पाता था उतना संसाधन चाहे धन जा करके किसको देता था, राजा के खजाने में जमा करते थे। उसको क्या कहते थे, नजराना। यहाँ पे देखिए नजराना के बारे में लिखा हुआ है, जहाँ कर नियमित रूप ढंग से इकट्ठे किए जाते थे वही नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो टैक्स तो देना अनिवार्य था, लेकिन नजराना क्या था, स्वेच्छा से दे सकते थे। आगे है राजधानी में सम्राट। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। एक क्वेश्चन बार बार बनता है, बार बार एग्जाम में आता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जो मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन था, ये यूनान का एक राजा था। कहाँ पे आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखे थे। देखिए क्या बताते हैं मेगास्थनीज। वो कहते हैं कि सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है, किसको, राजा को। उसके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उसकी हत्या करने की कोशिश न करे। क्योंकि सम्राट था, इतना बड़ा राज्य था, इसलिए उनको क्या था, सुरक्षित रहना भी बहुत जरूरी था। इसलिए चारों उसके क्या चलते थे, अंगरक्षक चलते थे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखे हैं, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। अलंकृत मतलब उसे सजाया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरे से घिरा है। आगे है, अंत में क्या आते थे, जंगल वाले इलाके। पिछले हम यहाँ तक पढ़े थे, संसाधन नजराने के रूप में किए जाते थे। यहाँ पे देखिए, जंगल वाले इलाके आते थे। कहाँ पे, अंत में। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दे। कौन लोग ला करके ये सब चीज़ देंगे, जो लोग जंगल वाले इलाके में रहते थे वो लोग ला करके देंगे। किसको देंगे, तो राजा को देंगे, सम्राट के अधीन करेंगे ये सब चीज़ ला करके। अशोक एक अनोखा सम्राट। अब अशोक के बारे में बताया गया। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा
और ब्राह्मी लिपि में है। तो अशोक का अभिलेख जो लिखा गया, पत्थर पर जो लेख लिखाए गए थे, किस भाषा में है? भाषा है प्राकृत, और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। आगे अशोक कलिंग युद्ध का वर्णन करते हैं, जो अशोक के द्वारा लड़े गए थे। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और शर्मन भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ये बात बता रहे हैं अभिलेखों के माध्यम से। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। चूंकि खुद गलती कर चुके थे, इसलिए इस चीज़ का उसको पश्चाताप था, इसलिए वो आगे ऐसा घटना ना हो, इसलिए वो क्या चाहते थे? भविष्य के लिए शिक्षा देना चाहते थे। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। अशोक चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी, उनका बेटा पोता जो हो, वो युद्ध ना करके वो क्या करें? धम्म का प्रचार करें। धम्म में क्या बताया गया था? धम्म में अशोक के द्वारा कुछ शिक्षा थी जो उसको प्रसारित करने के लिए दिया गया था। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन बन सकता है, कलिंग वर्तमान में किस क्षेत्र को कहा जाता था उस टाइम में? तो कलिंग कौन सा क्षेत्र था? उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र, उसी का प्राचीन नाम था कलिंग। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से तृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता है कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। बुद्ध के उपदेश से प्रेरित हुए थे कौन? अशोक। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में वो पड़ोसियों के बीच तो झगड़ा होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उसका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। अब अशोक को क्या था? लड़ाई झगड़ा खून खराबा से दूर रहना चाह रहे थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश में कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। तो धम्म का प्रचार करने के लिए अशोक क्या किए थे? एक अधिकारी को नियुक्त किए थे, अन्य बहुत सारे अधिकारी को भी नियुक्त किए थे, और वो उसका प्रचार करना चाहते थे। धम्म के माध्यम से हिंसा रोकने की प्रयास किया जा रहा था, लड़ाई झगड़े को रोकने का प्रयास किया जा रहा था। और जो लोग
लेख को पढ़ नहीं पाते थे उसको वो अधिकारी क्या करता, पढ़ करके सुना दिया करता था। अशोक ने कौन कौन से काम किए? उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। अशोक ये सब काम किए थे। आगे है अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। अपनी प्रजा के लिए वो क्या संदेश दिए थे? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चे का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। अशोक का ये मानना था कि शादी के समय या जन्म के समय या फिर बीमार होने के समय जो कुछ भी यज्ञ हुआ या अनुष्ठान किया जाता है, उसकी जो तैयारी किया जाता है, वो सब क्या है? वो सब कोई जरूरत की चीज नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वो काम नहीं करेंगे तो दूसरा पक्ष क्या है? तो उसके लिए वो कहता है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना। जीव को बचाने की बात इसमें भी कहा गया है। ब्राह्मणों तथा शर्मनों को दान देना, ये सब कार्य के बदले कहते हैं अशोक ये सब काम करो। अपने धर्म की प्रशंसा, दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। जैसे अभी भी लोग अपने धर्म का प्रचार करता है और दूसरे धर्म का विरोध करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात पहले अशोक भी ये बात बताए थे। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। यहाँ पे एक लाइन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा, उनके धर्मादेश में आज भी, किसके धर्मादेश में? अशोक के धर्मादेश में आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये उक्ति किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। अशोक के उक्ति को किसने कहा था कि आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के आदेश को उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। यहाँ पे देखिए आरंभिक लिपि के बारे में कहता है, आरंभिक ब्राह्मी लिपि में अ को ऐसे लिखा जाता है, देवनागरी में ऐसे लिखा जाता था, बांग्ला में अ को ऐसे लिखा जाता था, मलयालम में ऐसे और तमिल में ऐसे। आगे अन्यत्र, इसको भी पढ़ लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। चीन के दीवार का निर्माण 2400 वर्ष पूर्व शुरू किया था। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, यानी 400 साल लग गया। क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही, यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी। क्वेश्चन बनता है चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? आगे यहाँ पे देख लीजिए,
आगे की बात, आगे की बात, इसमें देखते हैं क्या सब दिया गया है। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। तो 2200 साल पहले क्या हो गया था, मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। मतलब मौर्य साम्राज्य खत्म होने के बाद नए नए राज्यों का उदय हुआ और उसमें हिंद यवन लगभग 100 साल तक शासन किया था। इसके बाद पश्चिम, उत्तर, उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिली। अब शक को कौन पराजित करेगा, गुप्त शासक पराजित करेगा, उसके बाद गुप्त वंश का शुरू हो जाएगा। शकों के बाद कुषाण, शक के बाद कौन है, कुषाण का शासन स्थापित। इस क्वेश्चन ऐसे बनता है, क्रम पूछ लिया जाता है। सबसे पहले आए कौन, हिंद यवन, हिंद यवन के बाद कौन आए, शक आए, शक के बाद कौन आए, कुषाण आए। इसलिए क्रम को ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ से उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। और शुंग वंश की स्थापना कहाँ से निकला है, मौर्य साम्राज्य से ही। शुंगों के बाद कण्व तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। यानी गुप्त साम्राज्य की स्थापना से पहले इस सब बीच में आकर के वहाँ पे शासन किए। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। वहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों, पांड्यों ने शासन किया। चोल, चेर और पांड्य किस इलाका में शासन किए, दक्षिण भारत में। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्य की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इसके बारे में हमें उसके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिसमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योगों तथा व्यापारियों में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्ते की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोज भी हुए। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इन पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना। ये था सातवाहन का सिक्का, और ये था कुषाण का सिक्का, हिंद यवन का सिक्का और शक सिक्का।